में तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट हमारी होना चाहिए कि हम काम के लिए पैदा हुए, काम करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने रिजाले कार बनाए, अब हमको ये देखना है कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मुझे कौन सा काम करने में दिलचस्पी है, कौन सा काम करने में को मैं इंजॉय करती हूँ। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप अपने लिए सही शोबे को तलाश करेंगे कि हाँ मैं ये काम जो है मेरे लिए बेहतर है। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आपका ज़ौक आपकी दिलचस्पी को सामने रखकर आप अपने लिए प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं, तो आप जिंदगी भर काम नहीं करते हैं, आप जिंदगी भर इंजॉय करते हैं, क्योंकि आपकी हॉबी हो काम, तो आप इंजॉय करेंगे। और अगर आपने ये समझे बगैर कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश है कि मैं टीचर बन जाऊं, मेरे अब्बू चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं डॉक्टर बन जाऊं, तो दूसरों की डांस ऑन समबडीज ट्यून, तो फिर क्या होगा कि आप जो है यू विल बी अ रॉन्ग पर्सन एट राइट प्लेस। तो आप सही जगह गलत आदमी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको कोई जौक शौक दिलचस्पी नहीं। तो दुनिया में जिन जिन शोबों में जो मसाइल है वो इसी वजह से है कि सही जगह पर गलत लोग पहुंच गए हैं, या कभी गलत जगह पे सही इंसान पहुंच जाता है। उसकी मशरफ की होती है, आदमी सलाहियत की होता है बहुत, मगर वो जहाँ जाता है वो उसके मशरफ की जगह नहीं है। तो इसलिए जो है वो उर्दू के एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर इस पे कहा है कि जिनको मिले थे उनको जरूरी नहीं लगे, हम थे कहीं की खाक कहीं पे पड़े रहे। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है कहीं के लिए बना होता है वो कहीं पे चला जाता है। तो इसलिए आप बुनियादी तौर पर पहली ये है आपकी करियर बनाने में, करियर के सिलेक्शन में, कि आप ये पहचानिए कि मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है, कौन सा काम मैं इंजॉय करती हूँ, मैं मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक होगा, फिर आप उसको तय कीजिए। ये पहली बुनियादी बात। दूसरी बात जो है, हर प्रोफेशन के लिए कुछ बुनियादी स्किल्स की जरूरत होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सलाहियत होगी, आपके अंदर दो चीज होना चाहिए, एक सलाहियत और एक सौलहियत। ये दो चीज अगर आपके अंदर होंगी तो आप दुनिया में कामयाब इंसान। तो सलाहियत तो हमको कहाँ मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी, हम पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे, है ना। तो अच्छे ढंग से हमको पढ़ाई करना चाहिए, जो भी हम कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कागज पे एमए इंग्लिश होते हैं, कागज पे क्या होते हैं, एमए इंग्लिश, और जब उनसे बात की जाए तो जो चौथी क्लास में जो बच्ची पढ़ती है उसकी जो अंग्रेजी की सलाहियत उतनी भी नहीं होती, क्योंकि उसने जो नोट्स पढ़ पढ़ के एग्जाम पास कर लिया है, और एग्जाम में भी यहाँ वहाँ दाएं बाएं से पूछ पूछ के सब लिख दिया है, और वो हो गया, एमए हो गया, बीए हो गया। ऐसे बहुत सारे एमए बीएड और एम लोग हमारे यहाँ, जो डिग्री उनके पास कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में आप उनको देखेंगे तो उनको वो चीज के ऊपर मास्टरी हासिल हुई। तो आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आपको मास्टरी हासिल होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश डिग्री मिल रही है मास्टर्स इन इंग्लिश, तो यू शुड बी मास्टर। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप जो है मेहनत कीजिए, और इसकी बुनियादों को समझिए कि इसकी बेसिक्स क्या है, इसमें सिलेबस में हमारे क्या दिया गया, उसके रेफरेंस बुक पढ़िए, और उसका पूरा हक अदा कीजिए। सिर्फ इम्तिहान पास करना मकसूद नहीं होना चाहिए, आप उसका पूरा हक अदा कीजिए। और ये कहा जाता है कि देर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप, ऊंचाई पे हमेशा जगह खाली होती है। दुनिया में आज भी अच्छे लोगों की हर जगह जरूरत है। तो आप जो है ये सोचिए कि मैं जो कोर्स कर रही हूँ अभी, इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा जो भी मैं कागज पे डिग्री मुझको मिलने वाली है, बीए इंग्लिश है ना, एमए उर्दू, जो भी आप ले रहे हैं, वो आप कैसे हो, जो कागज पे लिखा है वो आपके अंदर उस सलाहियत है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत, तब आप जब उस सूबे में जाएंगे, और जब आप दूसरों से अलग नजर आएंगे, है ना। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, लेकिन जब आपसे इंटरेक्शन होगा तो इंटरव्यूअर जो है वो समझ जाएंगे कि ये दूसरों से अलग है, आप पहचाने जाओगे। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगी अपने करियर को बनाने की। और ये मत सोचिए कि इतना पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता, ये नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, ऐसा नहीं।
आप तैयार रहिए, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। प्रिपरेशन जो कामयाबी क्या है, व्हाट इज सक्सेस? द मैरिज ऑफ प्रिपरेशन एंड लक इज सक्सेस। तो आपके पास लक तो आपके हाथ में, किस्मत आपके हाथ में, लेकिन प्रिपरेशन आपके हाथ। आप तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से, और आप सही वक्त पे सही जगह रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और मेहनत करने वालों की मेहनत को अल्लाह ताला जाया नहीं करता कभी भी, याद रखो। जो इंसान मेहनत करेगा, अल्लाह पे यकीन रखेगा, उसको अल्लाह ताला बराबर उसकी जगह पे पहुंचाएगा। तो आप इस चीज के मुकल्लफ वो कीजिए, मेहनत की अपने करियर को बनाने की। तो इससे आपके अंदर सलाहियत स्किल पैदा हो। अब स्किल में जो है वो 4 स्किल जो है उनको कहते हैं 4 स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी की 4 स्किल्स जो 21वीं सदी में जीने के लिए, 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए जरूरी। पहली जो है उसको 4 सीज ऑफ 21st सेंचुरी। पहला सी जो है वो है क्रिएटिविटी। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। कोई चीज है उसके अंदर नयापन हम कैसे ला सकते हैं। धीरू भाई अंबानी जो रिलायंस के बानी थे, जो दुनिया के और मुल्क के अमीर तरीन लोगों में उनके जो बेटे हैं, उनके वालिद जो थे धीरू भाई अंबानी, उनका एक कॉल बहुत ही मशहूर है, रिलायंस सक्सीडेड नॉट बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस बट बिकॉज ऑफ इनोवेशन। रिलायंस जो है हमारी जो कंपनी है, ये इन्वेंशन से कामयाब नहीं हुई, हमने कोई नई चीज इजाद नहीं की, बट बिकॉज ऑफ इनोवेशन, यानी हमने नयापन लाया जो चीजें चल रही है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जियो का कार्ड है। जब जियो लॉन्च हुआ तो बहुत हैरत हुई कि इतने कम पैसे में 3 महीने की वैलिडिटी है, डेटा फ्री है, 2 GB रोजाना मिलेगा, कॉल फ्री, ये फ्री। तो बहुत सारी कंपनीज को बहुत हैरत हुई कि इन्होंने कैसे किया, उसमें नुकसान था उनका। लेकिन कंपनी जो है वो सर्वे कराती पहले, और कुछ फैक्ट्स उनके पास, उनके डेटा होते हैं उनके पास। उनको मालूम है 100 लोग अगर रिचार्ज करेंगे तो सिर्फ 10 लोग ऐसे निकम्मे और बेकाम के होंगे जो बैठ के पूरा डेटा सर्च करेंगे या बात करें। बाकी 90% लोग काम धंधे में रहते, उनको इतने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने कॉल्स कोई करेगा नहीं। तो 10% लोग करेंगे, बाकी 90% लोग, सब लोग पूरा पैसा हमको मिलेगा। तो ये थेरी पे उन्होंने काम किया, कामयाब हो गए। उसके आने से तमाम दूसरी जो मोबाइल कंपनीज है वो जो है उनका नुकसान हो गया। तो इनोवेशन आपके अंदर बोलते हैं, पहला क्रिएटिविटी। दूसरा जो है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, सोचना। हम लोग आजकल सब करते हैं लेकिन सोचते नहीं। सोचना भी एक क्या है, सलाहियत है। हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो कि कोई चीज है तो इसके क्या नुकसान, क्या फायदा, इसका क्या, आगे तक हम लोग सोचे उसके ऊपर। कभी कभी आप कोई मसले को लेके बैठेंगे, इसके बाद उसको सोचना है, गौर और फिक्र करना है। जब आप उसके ऊपर गौर करेंगे तो उसके 10 नए पहलू आपके सामने आएंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ये दूसरी सिफत है जो स्किल है हमारे अंदर होनी चाहिए। तीसरी जो है वो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का अंदाज उनको आना चाहिए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे कन्विंस किया जाए किसी को। और चौथी जो है कोलाबोरेशन, यानी हम लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर काम कर सके। कोलाबोरेशन नहीं होने की वजह से दुनिया में बहुत बड़े काम नहीं होते। इतने सलाहियत मौजूद है, कई लोगों के पास पैसा है, वो अपने पैसे से कुछ नहीं कर रहे। कई लोगों के पास सलाहियत है, अगर इनमें कोलाबोरेशन हो जाएगा तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है। लेकिन जो है वो पैसे वाले क्यों उसके पास जाएगा, सलाहियत वाला क्यों उसके पास जाएगा। तो ये जो हमारे गैप है कोलाबोरेशन नहीं होने की वजह से, इसकी वजह से भी बहुत सारे नुकसान हमारे मुआशरे को। तो ये 4 स्किल हमको अपने अंदर पैदा करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन। ये 4 स्किल हमारे अंदर आएगी तो ये इसको 21st सेंचुरी स्किल्स कहा गया है। और हर इंसान के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए इसको अगर कामयाब होना है तो। ये स्किल अपने अंदर पैदा करें। सलाहियत और सौलियत मैंने आपसे कहा, ये दोनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए। और जब ये दो चीज आपके अंदर पैदा हो जाएंगी तो आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा, जॉब आपको ढूंढेगा।
अच्छे लोगों को लोग ढूंढते हैं, कंपनी ढूंढती है। आज आपको मालूम होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियंस लोग हैं। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, यूरोप की 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर इंडियंस है। यूरोप में इंडियंस लोग हैं। जो टाइम्स मैगजीन है, अमेरिका का सबसे बड़ी आवाज है, अमेरिका की मीडिया, उसका सब एडिटर इंडियन है। तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियंस लोग हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर सलाहियत है, उनके अंदर सौलियत है ना। सौलियत का मतलब क्या है? कि आपके अंदर वक्त की पाबंदी हो, वादा किए तो पूरा करना हो, अमानतदारी हो। ये सारी सिफात जो है उसको बोलते हैं सौलियत। पाकिस्तान के एक सहाफी है यासिर, पाकिस्तान के एक अखबार है डॉन न्यूज़पेपर, वहाँ सबसे बड़ा अखबार इंग्लिश का। उसके साथी मतलब एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी में गए, कि जो वहां का जो सबसे बड़ा जो सीईओ है उसका इंटरव्यू करने के लिए गए। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, ऊपर जो हेलीपैड था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी सीईओ की। जब वो उसके ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि सीईओ जो था वो टोपी कुर्ता पहन कर एक आदमी वहां पे कुर्सी पे बैठा हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में उससे इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने पूछा कि आई 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 वांट टू हैव सम वर्ड्स विथ यू। उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़े ओहदे पे कैसे पहुंचे? तो यहाँ पे सब इतना बड़ी कंपनी है, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल जो है वो 6ठी क्लास तक की, और मेरे वालिद जो थे मदरसे में उस्ताद थे, और मेरे भाई बहन सब हम लोग हाफिज है। तो हिफ्ज करने के बाद 6ठी क्लास के बाद मुझको स्कूल से निकाल दिए मेरे वालिद ने, मुझको हिफ्ज में डाल दिया। तो उसके बाद आलमियत में मुझको डाल दिया गया, तो वहाँ पे हमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती। तो मुझको बहुत इंग्लिश में ज़ौक पैदा हुआ, तो मैं इंग्लिश में मेहनत करने लगा, और दिलचस्पी पैदा हुई तो मैं इंग्लिश की न्यूज़ सुनने लगा, डिबेट्स देखने लगा, टीवी में ये सब देखने लगा, और जाके जंगल में इंग्लिश बोलने लगा। फिर मुझको मेरे उस्तादों ने मशवरा दिया कि तुम 10वीं पास कर लो 17 नंबर फॉर्म भर के। तो मैंने 10वीं पास कर लिया, फिर ऐसी 12वीं पास कर लिया। तो मुझको और जौक आया, तो मैंने फिर ग्रेजुएशन कर लिया, बीए किया इंग्लिश में। उसके बाद एक अमेरिकन कंपनी की ऐड आई, तो मैं वो इंटरव्यू देने के लिए गया। तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बातचीत की। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टू अमेरिका? तो मैंने कहा नो, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। तो उनको यकीन नहीं है कि यू स्पीक इंग्लिश in an accent that an American speaks, and you are telling that you have never been to America। तो उनको बहुत हैरत हुई। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया वो कंपनी के लिए। मैं वहां चला गया। 13-14 साल मैंने कंपनी में काम किया। मेरे वालिद जो थे यहाँ थे, भाई लोग सब अलग हो गए। तो एक दिन मेरे वालिद ने मुझको खत लिखा, और उसमें लिखा कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम्हारी खिदमत की मुझे जरूरत है, मेरा यहाँ कोई दूसरे लोग ख्याल नहीं रखते हैं। तो मेरे वालिद का खत पढ़ के मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैं दूर रहता था तो वालिदैन की और मोहब्बत बढ़ जाती इंसान। तो मैंने जो है उनको जो है कंपनी में रिजाइन लिख के दे दिया, और उसकी वजह लिखा कि आई हैव टू लुक आफ्टर माय एलिंग फादर। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझको बुलाया और बोले कि जो रीजन आपने लिखी कोई वैलिड रीजन नहीं है, आप किसी को हायर कर लो, वहां पे उसको पैसा भेज दो। और अमेरिकी समाज में बूढ़ों के साथ वही करते हैं, वो लोग उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो उनके लिए बहुत अजीब व गरीब बात है। तो उसने कहा कि नहीं, इट्स माय रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड आई हैव टू गो। बहुत उन्होंने मुझको कन्विंस किया कि तुम ठहर जाओ, इतना बड़ा तुम्हारा पोस्ट है, इतनी सैलरी है। लेकिन मैं वापस आई केम बैक टू पाकिस्तान टू लुक आफ्टर माय फादर। 3 साल तक मैंने अपने वालिद की का ख्याल रखा, वो बीमार थे, उनकी तीमारदारी की। मैं जब कंपनी से यहाँ पे आया तो कंपनी को मेरे न होने की वजह से कुछ नुकसान लगा कि यार ये बंदा नहीं, ये होता तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाती। तो कंपनी ने मेरे इल्म में लाए बगैर, जहाँ अभी जो आप जहाँ बैठे हुई कंपनी में, ये कंपनी की जगह खरीदी मेरे गांव से करीब, और ये कंपनी बनाई उन्होंने, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ।
और जब ये कंपनी बन गई तो उन्होंने मुझको यहाँ पे बुलाकर ऑफर लेटर देके मुझको यहाँ का सीईओ बना दिया। मेरा गांव यही 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरा गांव। अब मैं सब यहाँ पे बैठ के काम करता हूँ, इतनी इतनी मेरी सैलरी है। और ये कंपनी मेरे लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई, बनाई गई, क्योंकि मेरे ना होने की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो अगर अपने अंदर सलाहियत होगी तो हमको कंपनी घर के पास अपने आ जाएगी। क्यों कंपनी आई घर के पास? इसके उसके अंदर सलाहियत थी, उसके जाने से नुकसान हुआ। तो हम ये साबित करें कि मेरी मौजूदगी जरूरी है ये काम करने की। अगर आप ये साबित कर देंगे तो आप हर लोगों के लिए इनएविटेबल बन जाएंगे। इनएविटेबल बन जाएंगे यानी आप जो है हर इसमें आप लाजमी तौर पे आपको रहना जरूरी है। आप नहीं रहेंगे तो लोगों को आपको कमी महसूस होगी। तो इसलिए इंसान को करना चाहिए कि उसको मेहनत करके ऐसा बनना चाहिए कि उसके न होने से लोगों को एहसास हो कि ये नहीं आए। वरना भीड़ का हिस्सा तो सभी लोग बन जाते हैं। भीड़ तो सभी है, चलो ठीक है कोई आया नहीं आया। तो इसलिए हमको जो है जो भी आप अपना करियर बनाएंगे इसमें जो इसका ख्याल रखिए कि आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। और उसके लिए कोशिश आपको अभी से करना है। जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जमाना जो होता है इंसान का, ये उसका बनने का जमाना होता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव पीरियड। बनने के जमाने में जो चीजें इंसान कर लेता है वो बन जाने के बाद अगर करेगा तो उसको मौका नहीं है। ये उसमें वो बात नहीं आ पाती। मान लीजिए आप बिरयानी पका रहे हैं और बिरयानी पकाते वक्त बनने के जमाने में आप नमक डालना भूल गए, बिरयानी बन गई। बनने के बाद आपको पता चला कि इसमें नमक नहीं। अब बन जाने के बाद आप नमक कितने भी सलीके से उसमें डालेंगे और जो भी तरीका अपनाएंगे वो बात नहीं आ सकती। बनने के जमाने में आपको नमक डालना है। तभी आपके बनने का जमाना है, फॉर्मेटिव पीरियड है। अभी आप इसकी मेहनत करेंगे और जितना अपने आप को बना लेंगे उतना आप बाद में नहीं कर पाएंगे। अभी आप स्टूडेंट है, आप गलती करेंगे तो गलती को आप नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद आप क्लास में जाके जो है वो इंग्लिश में कुछ भी इधर उधर की बात बोल रहे हैं, कहीं भी ईडी लगा दे रहे, कहीं भी आईएनजी लगा दे रहे, ही को शी बोल रहे, है ना। अपना इंट्रोडक्शन दे रहे, माय फादर्स नेम इज दिस एंड शी इज अ गुड पर्सन, हंस रहे हैं। तो आप जब लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपकी मिस्टेक्स जो है वो अनपार्डनेबल हो जाएगी, कोई माफ नहीं। टीचर उसको इंग्लिश नहीं आती, लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। और अभी आप स्टूडेंट है, अभी आप गलती करेंगे तो कोई नोटिस भी करेगा तो ठीक है अभी मैं सीख रही हूँ, तो कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं होगी, पुराना सीखने का मरहला है ये। सीखने में तो इंसान को 7 खून माफ होते हैं, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जब आप कुछ बन जाएंगे और वहां आप गलती करेंगे तो आपकी गलती पकड़ी जाएगी। इसलिए आपको आने वाले जो है उसके लिए फ्यूचर रेडी अभी से आपको होना है। अभी से अगर आप फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए सब आसान है। इसलिए आपसे पहली मेरी गुजारिश ये है कि पहले आप अपने आप को पहचान के मैं किस लिए बनी हूँ, है ना। अपने आप को पहचान, खुदा की पहचान आसान है कमर, इंसान की पहचान बड़ी दीदावर। अल्लाह को पहचानना आसान है, सूरज लेके अल्लाह को पहचान लेके जो है बनाना, लेकिन इंसान को पहचान, अपने आप को पहचान। दुनिया के कई लोग अपने आप को पहचानते नहीं, बाद में उनको 50 साल के बाद मालूम होता है कि मैं इसके लिए बना था, है। जब वो इधर चांदोड़ पहुंच जाते तो उनको मालूम पड़ता है कि मुझको धुलिया जाना है, वापस आना है इधर। तो इसलिए जो है अपने आप को पहले पहचानो, है ना। दूसरा जो आप कोर्स अभी कर रहे हैं इसको अच्छे से अच्छा करो। इसके अंदर सिर्फ इम्तिहान पास करना मकसद मत रखो कि मुझे रिजल्ट अच्छा लाना है। मकसद क्या रखो, जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे आना चाहिए, समझना चाहिए ये क्या है इसका मतलब। और इसकी आदत बच्चों को बचपन से लगाई। मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे तो कुछ लिख के लाते थे ना वो,
बहुत सारे बच्चे आता नहीं उनको, बोर्ड पे आपा ने लिखा है तो लिख के लेकर आ गए, है ना। तो जब तक आपको पढ़ते ना है, लिखने का नहीं, क्या है, पहले पढ़ो फिर लिखो। वरना उर्दू का पीरियड ड्राइंग का पीरियड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ड्राइंग का। वहां जो ड्राइंग बनी, बच्चे ने इधर ड्राइंग बना लिया और उसको पढ़ते नहीं आ रहा है। तो पहले से बच्चे का कॉन्सेप्ट सही करो कि जो चीज तुमको पढ़ते आए वही लिखो, जो पढ़ते नहीं आ रहे पहले पढ़ना सीखो फिर लिखो, वरना वो ड्राइंग का पीरियड हो जाएगा। तो ये जो बेसिक्स हमारे सही होना चाहिए, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी बुनियादी बातें हमको आना चाहिए, एक एक बात की डिटेल्स हमको आना चाहिए। कोई बात की हमको तफसील नहीं मालूम तो हमको हमारे अंदर बेचैनी पैदा होना चाहिए, इसकी तफसील क्या है, ये है क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जब सही रहेगा तो आप सब चीज वाजे आपके सामने रहेगी। तो जब आप कोई भी ओहदे पे पहुंचेगी तो आप उस हिसाब से बोल पाएंगे, हाँ ये चीज का कॉन्सेप्ट आपको वाजे है। और कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप फिर कुछ बोलेंगे तो पता नहीं क्या है, कहीं किधर है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, फिर अपने लिए आप तय करो कि मुझको क्या करना है, मुझको कहाँ तक जाना है ना। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन हमारा इरादा नहीं होता है। हम लोग टारगेट्स नहीं बनाते, और टारगेट्स हम लोग बनाते लेकिन फिर सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, पहले हम लोग हार मान लेते। आप पहले एक टारगेट बनाइए, और बड़ा टारगेट बनाइए। इफ यू टारगेट द मून यू विल एंड अप टू द स्टार्स। अगर आप चांद को निशाना बनाएंगे तो कम से कम सितारे को तो लगेगा बाजू में, अगर निशाना खता होगा तो जब आपका टारगेट ऊंचा रहेगा तो आप अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आजू बाजू तो कहीं पहुंचेंगे ना। तो इसलिए टारगेट ऊंचा बनाए और उसके लिए मेहनत। फिर उसके ऑप्शन सोचिए कि क्या मसला आ रहा है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें अंदर कितने ऑप्शन हो सकते हैं। जिसको अगर किसी ने अपनी मंजिल का तयन कर लिया कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, नहीं होता तो रास्ता बना लेता है। द होल वर्ल्ड विल मूव असाइड फॉर द पर्सन who knows where he wants to go। जो आदमी ये जानता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए सारी दुनिया रास्ता दे देगी। किसी मालूम है मुझको यहाँ जाना, सब हटा के आएगा ना। अब जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या मुकद्दर में है खुदा जाने, नींद में चल रहे हैं दीवाने। मालूम नहीं कहाँ जाना है, 12वीं पढ़े, फिर फर्स्ट ईयर में आ गए, फिर सेकंड में आ गए, फिर थर्ड ईयर में आ गए। अब क्या करना आगे, तब मालूम नहीं क्या करना। मालूमात लेंगे हम लोग क्या। तो पहले से आप तैयारी से रखिए। और बहुत आसानी होती है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हमारे यहाँ पर। तालीम में मेहनत करना, कोशिश करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं, आपके अंदर वहां तक पहुंचने का जज्बा होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। और ये तीन जो बुनियादी बातें मैंने आपसे कही कि अपने आप को पहले पहचानो कि मैं किस लिए बनी हूँ, मुझे करना क्या है। दूसरा, जो आप कोर्स कर रहे हैं इसके लिए, इसके आप सिर्फ इम्तिहान पास करने को आप मकसद ना बनाइए, बल्कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप जो है एक्सपर्टीज हासिल, आप उसके अंदर एक्सपर्ट बने, आप उसको पहचाने। और जो सलाहियत के साथ साथ अपने अंदर सौलियत पैदा करें। अच्छा इंसान की हर जगह कदर होती है, वादा करे तो उसको पूरा करे, टाइम कोई काम दिए गया आप पूरी अमानतदारी से करो, तो सलाहियत भी होगी, सौलियत भी होगी, तो सब काम आसान है। इंशाल्लाह दुनिया में भी हम लोग कामयाब होंगे, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमको कामयाब करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे, आपके लिए बेहतर मुस्तकबिल, अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाए। और तो शोबे में जो कोर्स आप कर रहे हैं, इसकी जो बातें आपकी समझ में आए, और अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल आप थैंक यू सो मच। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन अंदाज में प्रोफेसर अशफाक लाल खान सर अपने मलफूजात आपके सामने पेश फरमा रहे थे। हम सर के ममनून हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे बच्चों की रहनुमाई और रहबरी के लिए इनायत फरमाया। न सिर्फ असरी एतबार से बल्कि दीनी एतबार से भी आपने इखलाकी तरबियत का फरीज़ा अंजाम दिया है। हम पूरी कमेटी की जानिब से, कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से सर का शुक्रिया अदा करते हैं। कल
सुबह 11 बजे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जेर इंतजाम सिविल सर्विसेज एग्जाम के हवाले से एक खुसूसी लेक्चर होने वाला है। तमाम पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि कल सुबह 11 बजे इस इम्तिहान के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए बर वक्त लाइव सेशन में हाजिर रहे। आज का ये सेशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।